अगर मैं आपको बोलूं कोई इंसान मरने के बाद भी इंसानी दुनिया में आके कोहराम मचा सकता है, किसी इंसान के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ सकता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन आज की जो ये घटना है ना, ये सुनने के बाद आप यकीन करने पे मजबूर हो जाओगे कि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। और उसकी आत्मा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी तहस नहस बर्बाद करके रख सकती है। ये जो घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले, यानी कि 2022-23 के करीबन घटी थी। ये पूरी की पूरी घटना कोलकाता में रहने वाली एक फैमिली बहुत बुरी तरह से फेस करती है, और फेस करने की वजह से आज भी जब भी रात में वो सोते हैं और कभी भी याद आ जाए उस घटना के बारे में, तो बिल्कुल कांप से जाते हैं, सिहर से जाते हैं। ये घटना की शुरुआत तो नहीं बोल सकते, सब कुछ 2022-23 से पहले इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। रिहान नाम का लड़का जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, उसकी पूरी की पूरी फैमिली कोलकाता शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। रिहान के घर पे कौन कौन लोग थे, मैं सबसे पहले बताती हूँ। रिहान की नानी, रिहान की मम्मी और रिहान। इसके पापा नहीं थे, इसकी वजह से ये अपनी नानी के साथ ही दोनों माँ बेटे रहा करते थे। जो भी काम था इनका फैमिली का, सब कुछ कोलकाता में ही था, तो इनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी सही सही कट रही थी। इनका घर भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा था कि आराम से इनकी ज़िंदगी कट जाए। एक इनका डाइनिंग रूम था, और एक रूम था बालकनी वाला, और एक रूम और था जिसमें नानी सोया करती थी, इसकी मम्मी भी सोया करती थी। और जो बालकनी वाला रूम था उसमें रिहान हमेशा सोया करता था। और किचन वाले एरिया, बाथरूम जैसे कि नॉर्मली सब होता है वैसा ही था। इनकी ज़िंदगी सब कुछ तब तक ठीक चल रही थी जब तक इनके घर के पास, यानी कि इनके पड़ोस में जो रिहान की मम्मी हैं, मम्मी की बुआ जी शिफ्ट नहीं हो जाती हैं। अचानक से इनको क्या पता चलता है कि रिहान की जो मम्मी की बुआ जी हैं वो अचानक से इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई हैं, लेकिन उन बुआ जी से रिहान की मम्मी बातचीत नहीं करती थी। कुछ तो रीज़न रहा होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी पास्ट में, जिसकी वजह से रिहान की मम्मी अपनी बुआ से बात नहीं करती थी। अब इनको अपन मम्मी ही बोलते हैं। तो मम्मी सुनती तो हैं कि बुआ आ गई हैं हमारे पड़ोस में ही, नानी को पता चलता है कि मेरी ननद पड़ोस में ही आई हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे पहले से, उसकी वजह से अभी भी ये लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन खबर मिलती है, पता चलता है रिहान की मम्मी को कि बुआ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सीरियस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। जब मम्मी को ये पता चलता है और नानी को, तो दोनों सोचते हैं कि बातचीत नहीं करना अपनी जगह है, लेकिन बेचारी बुआ इतनी बुरी तरह से बीमार हुई हैं, उनको देखने जाना तो बनता ही है। ये लोग बुआ को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, मम्मी और नानी दोनों वहाँ पर जाते हैं। बुआ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इन्होंने सुने थे कि तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन इस तरह से तबीयत ख़राब चल रही है कि उनकी हालत बिल्कुल कंकाल जैसी हो गई है। एकदम ही बुरी हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और बहुत ही अच्छे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये लोग मिलते हैं बुआ जी से, बुआ से बात करते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। बुआ जी बताती है पता नहीं कैसे अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, अभी बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने लड़के के बारे में बुआ जी बताती कि जहाँ ये लोग पहले रहा करते थे वहाँ पर उनके लड़के ने, बुआ जी के लड़के ने इतना कर्जा लिया था, इतना लोगों से उधारी लिया था, इतनी सारी चीज़ें कि उनको अपना वो बड़ा सा घर बेचना पड़ता है। 3-4 करोड़ इनके पास पैसे आते हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत उधारी लोगों को देता है, और बचते हैं 1.5-2 करोड़ करीब। जो 1.5-2 करोड़ बचते हैं वो ये लोग लेके यहाँ पर, यानी कि रिहान के पड़ोस में शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब से ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तब से बुआ जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। और जो बुआ जी का लड़का है वो पीने पाने में और धड़ल्ले से पैसा उड़ाना चालू कर देता है, बहुत धड़ल्ले से उड़ाने लगता है। जितनी अय्याशी पहले कर रहा था ना, उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा अय्याशी अब करने लगता है। उसको लगता है कि 1.5-2 करोड़ तो है ही अपने पास, अपने जेब में, जितना चाहूँ उतना उड़ा सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वो एक बार भी नहीं सोचता है कि हमारा घर हमने बेच के यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, अगर ये पैसे ख़त्म हो गए तो वापस हमको रोड पे जाना पड़ेगा। वो तो था बेवड़ा, कुछ सोच नहीं पा रहा था। तो बुआ जी यही सब बताती हैं मम्मी को और नानी को, और बीमार तो थी ही, लेकिन कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। मम्मी और नानी मिलने जा रहे थे, लेकिन
एक टाइम आने के बाद हॉस्पिटल भी अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ का बेड चार्ज, वहाँ के ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो बुआ के हस्बैंड बोलते हैं एक काम करते हैं, हम इनको घर पे ही शिफ्ट करवा लेते हैं, वैसे भी तबीयत इनकी इतनी ठीक तो हो नहीं रही है, और घर पे शिफ्ट करने के बाद नर्स एक बुला लिया करेंगे, जो भी स्लाइंग लगाना है, ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है चलता रहेगा, और घर पे रहेगी तो माहौल भी सही रहेगा। ऐसे ही फूफा जी सोचते हैं और बुआ को लेके घर पे आ जाते हैं। बुआ घर पे आती हैं, कुछ दिन तक नर्स आती है, पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पर घर पे ही चालू है, बेड रेस्ट पे है। लेकिन अचानक से एक दिन बुआ जी ऑफ हो जाती हैं, ख़त्म। बहुत दुख होता है रिहान की मम्मी और नानी दोनों को कि इतनी बीमार थी बेचारी, स्केल्टन जैसी हो गई थी और अचानक से ख़त्म हो गई। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और जो भी उनका तेरही का जो भी काम होता है, काम क्रिया, वो सब कुछ किया जाता है। और जिस दिन काम क्रिया के दिन पंडित लोग भी आते हैं ना, पंडित जी एक आए थे, उन्होंने क्या बताया कि जो आपकी पत्नी गई है ना, उनके ऊपर एक कोई बहुत भारी दोष था और कुछ तो गड़बड़ था उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है। फूफा जी को ऐसा वो पंडित जी बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द उस दोष का पूजा पाठ करवाओ और ठीक करने की कोशिश करो। फूफा जी बोलते हैं हाँ हाँ पंडित जी हम करवा लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सब कुछ नॉर्मल तो हो जाए, मेरी पत्नी अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो गई है। पंडित जी बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे करवाओ या किसी और से, तुमको जिससे मन करे उससे, अपने फैमिली पंडित से करवाओ, लेकिन पूजा इस घर में करवाना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। उनकी मृत्यु हुई है, वो मृत्यु होने के बाद भी शायद आज भी इस दुनिया में ही रहेंगी और आगे कुछ बहुत गलत कर सकती हैं। फूफा जी को वार्निंग देते हैं पंडित जी, लेकिन फूफा जी हर चीज़ लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है ठीक है ना, सबका अपना अपना मानना है। एक तो उनका लड़का बहुत पीता खाता था, पैसे वैसे ही उड़ा रहा था, वैसे ही परेशान थे, सोचते हैं कि अब इन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगा तो ज़िंदगी तो वैसे भी नहीं चलने वाली। फूफा जी वो सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और सब कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अचानक से फूफा जी, कुछ साड़ियाँ थी बुआ जी की, वो साड़ियाँ अलग अलग लोगों में बांट देते हैं। नई नई साड़ियाँ थी, कुछ इसके रिहान की मम्मी को देते हैं, कुछ दूसरे जो उनके पहचान के रिश्तेदार थे उनको दे देते हैं, और बोलते हैं कि अब उसकी साड़ियाँ रख के करेंगे भी क्या, अब तो वो रहेगी नहीं। लेकिन जिस दिन से बुआ जी की साड़ी रिहान की मम्मी के पास आई, उस दिन से रिहान की मम्मी कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करने लगी। उनको थोड़ा अजीब लगने लगा, उनको अजीबोगरीब सपने आने लगे। लिटरली ऐसे ऐसे सपने आने लगे जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। रिहान की मम्मी रात में सो रही हैं और मम्मी के सोते सोते अचानक से रात में उनको ऐसा सपना दिखाई दे रहा है कि बुआ है, बुआ आई है और बुआ बोल रही है चल मेरे साथ, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेले हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तू भी मेरे साथ चल, मेरे साथ रह। ऐसा बुआ बोलती थी और रिहान की मम्मी चीख के चिल्ला के उठ जाती थी। ये सब चीज़ें जब रिहान की नानी सुनती हैं मम्मी के मुंह से, बोलती है नहीं नहीं तू इतना मत सोचा कर, तेरी बुआ थी मानती हूँ, लेकिन इतना मत सोचा कर, जितना सोचेगी उतना दिमाग पे हावी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा सपना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो सपने आ रहे थे ना, वो सपने आते आते इतने बुरे लेवल तक पहुँच जाते हैं जितना कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दिन अचानक से रिहान की मम्मी सो रही है अपने बेडरूम में, आधी रात के टाइम में अचानक से बहुत ज़ोर से चीख के उठती है, और जैसे ही चीख के उठती है सब लोग, रिहान की नानी, रिहान भागते हुए जाते हैं, और जैसे ही उनके बेडरूम में जाते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर से बोल रही है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, ये आ गई है मुझे लेने के लिए, देखो देखो दरवाजे के पास खड़ी है, मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, ऐसा चिल्ला रही है। मम्मी को बचाने के लिए नानी जाती है, रोकने के लिए रिहान जाता है, मम्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके मम्मी थोड़ी नॉर्मल होती है। मम्मी बोलती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बुआ मुझे नहीं ज़िंदा छोड़ेगी, वो मुझे लेके ही चली जाएगी, वो मेरे पीछे पड़ चुकी है, मुझे बचा लो कैसे भी करके। होश में आने के बाद भी बोलती है मम्मी। नानी सोचती है कुछ ना कुछ जल्दी ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग जब सुबह होती थी ये बात भूल जाते थे, वापस रात में वैसे ही खौफनाक सपने आते थे।
एक दिन की बात है, रिहान बालकनी वाले रूम में ही आराम से अपना कुछ गेम खेल रहा था। आधी रात का टाइम हो रहा होगा। अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि जो उसके दरवाजे की वो कुंडी है ना, ठक 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 करके 3 बार ऐसे जोर जोर से हिली। और जो उसके रूम में एक भगवान जी की फोटो लटकाए हुए थे, बहुत सालों से लटकाए हुए थे, वो फोटो धड़ाम से नीचे गिरती है और गिर के चकनाचूर हो जाती है भगवान जी की फोटो। रिहान घबराते हुए उठता है, देखता है बाहर एक बूंद हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी कोई भी हवा वाला तूफान वाला मौसम नहीं है। तो अचानक से ये कुंडी कैसे इतनी बार बजी, 2-3 बार, और भगवान जी की फोटो कैसे टूट गई। तभी अचानक से बहुत जोर से रिहान के मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे उसकी मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भागते हुए अपनी मम्मी के कमरे के पास जाता है। तो क्या पाता है, मम्मी वहाँ पर नहीं है। फिर वो देखता है चीखने की आवाज़ कहीं और से आ रही है। फिर उधर जाता है, क्या पाता है जो इनका डाइनिंग वाला एरिया था ना, डाइनिंग वाला, उस एरिया के पास खड़ी है। और वहाँ पर खड़ी होके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। और जैसे ही मम्मी चीख चिल्ला रही थी, वैसे ही ये लोग पिंक लाइट चालू करके रखते थे डाइनिंग एरिया में, वो लाइट भम करके ऐसे फूट जाती है। बहुत ज़ोर से लाइट फूटती है। और जैसे लाइट फूटती है, मम्मी और चीखने चिल्लाने लगती है, बोलती है मुझे बचा लो, वो देखो देखो दरवाजे के पास खड़ी है, देखो देखो वो इशारे करके मुझे बुला रही है, मुझे लेके चली जाएगी, मुझे बचा लो। वो जो डाइनिंग वाला इनका रूम था ना, उसी रूम का जो दरवाज़ा था, वहीं से इनका एंट्री एग्जिट का डोर था इनका। तो वहीं पे इशारा करके मम्मी चीख रही है, चिल्ला रही है, मम्मी बोल रही है मुझे मुझे बचा लो बचा लो। इसको रिहान जो है वो समझ जाता है कि मम्मी के साथ कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। और इतने ज़ोर ज़ोर से मम्मी खुद को हार्म करने की कोशिश कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। रिहान भागते हुए पूजा रूम में जाता है और पूजा रूम में जाके गंगा जल लेके आता है। मम्मी के ऊपर लगातार गंगा जल छिड़कना चालू कर देता है, जय श्री राम करने लगता है। मम्मी के ऊपर गंगा जल छिड़कने लगता है। तभी अचानक से मम्मी बोलती है देखो 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 वो वहीं पर खड़ी है, दरवाजे के पास ही खड़ी है। और वो बोल रही है कि आज ही मुझे लेके जाएगी, रिहान मुझे बचा ले, देख वहाँ पर खड़ी है। रिहान दरवाजे के पास जाता है और वहाँ पर जैसे ही गंगा जल छिड़कता है, लिटरली रिहान को ऐसा महसूस होता है कोई उससे पीछे से धक्का मार रहा है। बहुत ही जोर जोर से कोई उसको पीछे से धक्का मार रहा है। रिहान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जय श्री राम कर रहा है। और वहाँ पर गंगा जल छिड़क रहा है। छिड़कते छिड़कते काफ़ी टाइम बाद जो मम्मी का चीखना चिल्लाना सब कुछ था वो नॉर्मल होता है। और इसको जो मार पड़ रही थी पीछे से रिहान को, वो भी थोड़ी नॉर्मल होती है। और वो गंगा जल छिड़कना फिर बंद करता है। नानी है, वो भी उसकी मम्मी को संभालने की कोशिश करी, यानी कि अपनी बेटी को। और कैसे कैसे वो सब कुछ शांत होता है। रिहान बोलता है मम्मी आपको तो बोले थे ना किसी पंडित जी ने, कुछ दिन पहले पंडित जी दिखाए थे, आपको पंडित जी ने बोले थे ना कि आप सीजर रखना, कैची अपने उसके तकिया नीचे आपने क्यों नहीं रखी। मम्मी बोलती कि मैंने रखी हूँ। रिहान बोलता है 2 दिन पहले भी आपने बोला था कि आप कैची रखी हो तकिया के नीचे, लेकिन कैची तो बेड के नीचे पड़ी हुई थी। रिहान की मम्मी बोलती कि मैं रात में रख के अपने पिल्लों के नीचे सोती थी और उठती हूँ तो वहाँ पे नहीं रहती है कैची, क्योंकि खुद बुआ मेरे सामने बैठती है, मुझे डराती है और मुझे ले जाने की कोशिश करती है। रिहान बोलता है लेकिन आज आपको ऐसा क्या हो गया, आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी। तो रिहान की मम्मी बोलती है कि आज बुआ मेरे सपने में आई और मेरे सपने में आके बहुत प्यार से मुझसे बात कर रही थी। जब भी बुआ सपने में आती थी रिहान के मम्मी के, एकदम स्वस्थ जवान अच्छी खासी सुंदर दिखने वाली आती थी, लेकिन जैसे सपने से वापस जाती थी वैसी कंकाल अवस्था में जिस टाइम पे मरी थी उस अवस्था में वापस जाती थी। तो रिहान की मम्मी बोलती है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में अच्छे हेल्थ के साथ मेरे सपने में आई थी और मेरे सामने बैठी थी और बहुत प्यार से मुझसे बोलती है कि बेटा अपने पापा से मिलना चाहेगी, अपने पापा के पास चलेगी। तो मैं भी सपने में बोल देती हूँ कि हाँ मैं पापा से मिलूँगी, मैं चलूँगी, ऐसा बोल देती हूँ। बुआ मेरा हाथ पकड़ती है और मेरा हाथ पकड़ के कहीं अलग ही लेके जाने लगती है। लेके जाते 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 थोड़ी दूर आगे लेके जाती है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरा वहाँ पे डार्क पिच ब्लैक हो जाता है। और जैसे मैं बुआ की शक्ल देखती हूँ, एक राक्षस जैसी शक्ल बुआ की दिखाई देती है और मैं ज़ोर से चीखती हूँ और चीख के सपने से जाग जाती हूँ। और मैं पिल्लो उठाती हूँ तो उसके नीचे कैची नहीं थी। बेटा मुझे नहीं पता क्या हो गया। रिहान बोलता है 1 सेकेंड मम्मी, मैं देखता हूँ। रिहान बाहर जाता है
जो डाइनिंग एरिया वाला रूम था जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था, तो क्या पाता है, बाहर जाने वाले रास्ते में सीढ़ी के पास कैंची पड़ी हुई है। अब नानी भी समझ जाती है, रिहान भी समझ जाता है और रिहान की मम्मी भी समझ जाती है कि इतना हल्के में लेने वाली बात नहीं है। हमको पंडित जी ने बताए थे, एक लाल धागा भी पहनाए थे, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो अलग उपाय करना पड़ेगा। वापस से पंडित जी के पास जाते हैं और जाके सारी चीज़ बताते हैं। बोलती है रिहान की मम्मी कि मुझे मेरी बुआ मार डालेगी एक ना एक दिन, वो बहुत बुरी तरह से मेरे सामने आ रही है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। पंडित जी बोलते हैं, आपके पास उनकी कोई चीज़ है क्या, आपने कुछ तो उनका रखे हो। बोलती है रिहान की मम्मी कि हाँ, मेरे पास उनकी साड़ियाँ होंगी जो कि फूफा जी ने दिए थे। पंडित जी बोलते हैं, सबसे पहले आप उन साड़ियों को वापस करो और आपके घर पे पूजा करना पड़ेगा। जो मम्मी है वो साड़ियाँ फूफा जी के घर पे ले जाकर वापस करके आती हैं और इनके घर पे पूजा पाठ करवाती हैं। और पूजा पाठ करवाने के बाद रिहान की मम्मी को सपने दिखने बंद होते हैं और उनके घर पे जो इतनी बुरी बुरी एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, वो बंद होती है। रिहान की मम्मी फूफा जी से भी रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने घर पे पूजा करवा लो, जो दोष है उसको हटवा लो, नहीं तो बुआ आपको भी नहीं छोड़ेंगी और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ेंगी। वो उनकी आत्मा अजीबोगरीब तरह से इस दुनिया में भटक रही है। फूफा जी फिर हार पछता क्या जो भी बोलो, पूजा करवाते हैं शायद, और पूजा करवा के उसके बाद उनके घर पर भी शांति थोड़ी फैलती है। मतलब सोचो, एक इंसान मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाके वापस आता है और अपनी ही भतीजी को मार के अपने साथ वापस लेके जाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी जो रिहान की फैमिली ने फेस किया। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये स्टोरी क्या ही बोलूँ, कैसा लगना, क्या अच्छा ही थोड़ी लगता है ऐसा कुछ सुनो तो। चलो ठीक है, अभी तक देख लिया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियोज़ लेके आए सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।